Good morning, students. My name is Mitu Epho and I am a science teacher. I hope you all are keeping good and healthy, enjoying side by side obeying the lockdown periods. I know आप सभी घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे क्योंकि बच्चे स्कूल में ही पढ़ते लिखते हंसते खेलते अच्छे लगते हैं, लेकिन आपकी इसी बोर्डम को कम करने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने आई हूँ। मैं आज आपको बातों बातों में खेल खेल में कुछ टॉपिक्स साइंस के क्लास 9 के पहले चैप्टर से बताना चाहूँगी। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट साइंस, द फर्स्ट चैप्टर, that is matter in our surroundings. In this topic we are going to see few more points. Number 1, what is matter? इस चैप्टर को हिंदी में कहते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। पहली बात हम इसमें कुछ चीजें देखेंगे। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि पदार्थ क्या है, what is matter. Number 2, we'll talk about the physical properties of matter. हम देखेंगे कि पदार्थ के भौतिक गुण क्या है। तीसरी बात हम इसमें जानेंगे क्या पदार्थ एक अवस्था से अपना रूप बदल सकता है। We'll talk about the different states of matter. We will talk about the matter in our surroundings, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। In this lesson, we'll talk about few things. Number 1, we'll talk about the matter. What is matter? Number 2, we'll talk about the physical properties of matter. Next, we'll be talking about the various states of matter. And then we'll talk about does the matter changes its state. हम इस पार्ट में देखेंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे पदार्थ के भौतिक गुण। तीसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे क्या पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं। एंड फाइनली हम देखेंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को यानी अपने रूप को बदल सकते हैं। नाउ we'll talk about the first thing, what is matter. हम देखेंगे कि पदार्थ क्या है। I just wanted to request you to have a look for a moment in your nearby surroundings. मैं आपसे ये कहना चाहूँगी आप इस वक्त बैठे बैठे अपने आसपास थोड़ी सी अपने नज़र को दौड़ाइए। आप क्या देख सकते हैं? What could you see? You may see few chairs, tables, television, maybe textbook, maybe table, maybe water inside your water bottle, animals, plants. Okay, so all these things, whatever you are seeing right now, इस वक्त आप अपने आसपास जो भी देख रहे हो, जिस वस्तु को भी देख रहे हो, उन सभी को हम पदार्थ कह सकते हैं। Even the water which we drink, जो जल हम पीते हैं, वो भी एक पदार्थ है। The air which we breathe in, जो वायु हम सांस लेते हैं, वो भी एक पदार्थ है। पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी पदार्थ है। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं हमारे आसपास रखी हुई हैं, वे सभी पदार्थ है। यानी पदार्थ क्या है? इट्स नथिंग बट हमारे आसपास जो हमको दिखती हैं जितनी सारे चीजें, चाहे वो लिविंग बीइंग हो चाहे वो नॉन लिविंग बीइंग हो, उस सभी को हम पदार्थ कह सकते हैं। Which means whatever you are seeing in your surrounding, whether it may be a living things or the non-living things, the air we breathe in, the water we drink, the stone, the small sand particle, everything in this universe is considered to be matter. Now we'll talk about the physical properties of matter. पदार्थ के भौतिक गुण। So, talking about the physical properties of matter, initially we will see that matter is made up of small particles. जब हम पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे, सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। आइए देखते हैं। मेरे पास में ये चौक है, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में चौक है। इस चौक को, ये चौक का एक शेप है, इस चौक को अगर मैं तोड़ दूंगी तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है।
You can see a chalk in my hands. I have broken down into small pieces. If I crush this chalk into again finer particles, the smaller particles, इसको अगर इस चॉक को मैं आगे एकदम से क्रश करके एकदम पाउडर कर दूंगी तो ये मुझे छोटे छोटे कणों में नजर आएगा, इसके छोटे छोटे कण हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि पदार्थ कणों से मिलके बना है। दूसरा हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक बिस्किट है, ये भी एक पदार्थ है। यू नो दैट इट इज अ मैटर। इसको अगर हम पाउडर करेंगे तो आपको दिखेगा, देखिए मेरे हाथ में ये छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, यानी ये इतना बड़ा सा बिस्किट जो ऐसे दिखता था, जब हमने इसको टुकड़ों में किया, जब हमने इसको अंत में देखा तो ये छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। आप आए दिन देखते होंगे बाहर में इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं। यू कैन सी सो मेनी बिग ट्रीज अराउंड यू। ये बड़े बड़े वृक्ष वो भी एक पदार्थ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उस वृक्ष को भी अगर हम काटेंगे टुकड़ों में अगेन, और छोटे टुकड़ों में अगेन स्मॉलर पीसेस, जब हम देखते हैं जब 100 मशीन से जब उस पेड़ के तने को काटा जाता है तो 100 डस्ट निकलती है। उस पेड़ को जब मशीन से काटा जाता है तो उसमें बारीक बारीक भूसा निकलता है, लकड़ी का भूसा। यानी इतना बड़ा जो वृक्ष हम देख रहे थे वो भी बारीक कणों से, छोटे कणों से मिलके बना हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है, which means the matter is made up of small particles. Secondly, we'll talk about the second physical properties of matter, that is the matter have space between them. To say this, in order to say this, I'll display a very small activity in front of you so that you can understand better. You can see मैं इस ग्लास में मैंने थोड़ा सा जल लिया। As already I told you, water is also a matter. जल भी एक पदार्थ है। अब इस जल में आप जल को देख सकते हो, इसका लेवल इतना ही है। मैंने लेवल इस पे मार्क किया है, देख लीजिए। दिस इज द लेवल ऑफ वाटर। अब मैं क्या करूंगी, इस जल में दूसरे पदार्थ, यानी मेरे पास यहाँ पे सॉल्ट रखा हुआ है, नमक है। इस नमक को मैंने इस जल में डाल दिया, 1 चम्मच और एक दूसरा चम्मच, यानी जल एक पदार्थ है, नमक एक पदार्थ है। इसको मैंने इस जल में डाला और इसको घोलना शुरू किया। आई एम स्टार्टिंग टू मिक्सिंग दिस सॉल्ट इनटू दिस वाटर। व्हाट हैपेंस? You can see that slowly the salt will get dissolved into this water. ये नमक धीरे धीरे इस जल में घुल जाएगा। नमक नहीं दिख रहा है मुझे, ना तो इस जल का स्तर बढ़ा है, neither the level of the water has rises, nor I can see any salt in this. क्या हुआ? क्या हुआ होगा? इसी मात्रा के जल में, इसी ग्लास में मैंने जल के भीतर 2 चम्मच नमक डाला। I have added 2 spoon of salt in this water. The salt has disappeared in this water. यानी क्या हुआ होगा? हुआ ये होगा कि जल के कणों के बीच रिक्त स्थान है, which means there is a space between the particles of matter and the salt has dissolved in that space. नमक जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान था, उस रिक्त स्थान में घुल गया है, उसमें प्रवेश कर लिया है और अब नमक बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसे हम ये मान सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। There is a space between the particles of matter. So ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज का दूसरा भाग। तीसरा,
हम देखेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं. I wanted to tell you that the particles of matter tends to move continuously, non-stop. It's moving continuously. To see this, I will just demonstrate a small activity in front of you. मेरे हाथ में ये एक स्प्रे है. मैंने स्प्रे का बॉटल खोला एंड मैंने धीरे से स्प्रे को इस कमरे में स्प्रे किया. हुआ क्या? जैसे ही मैंने इस स्प्रे को यहां पर खड़ी होकर स्प्रे किया, इसकी सुगंध, इसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गया. हुआ ना एक जादू? जस्ट इमेजिन कीजिए, आई हैव स्प्रेड दिस सेंट हियर, but the fragrance of this scent has spreaded all over this room. यानी क्या हुआ? हुआ ये कि पदार्थ के ये जो कण है ये यहां से गति करके कमरे में फैल गया और इसकी सुगंध भी पूरे कमरे में फैल गई. Which means the particles of this matter, of this scent has moved and traveled in this throughout this room, and the scent, the fragrance has spread all over this room. So this is the third physical property of the matter. यानी पदार्थ के कण गति करते हैं. अभी मैं आपको और एक छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगी. ये मेरे हाथों में क्या है? आई होप आप सभी ने पहचान लिया होगा. ये है इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती. अच्छी महक आ रही है, लेकिन मुझे पता है कि इस कमरे में अगर दूर कोने पे कोई है तो उनको ये अगरबत्ती की खुशबू इस वक्त नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन ये मुझे आ रही है. अब मैं क्या करूंगी? इस अगरबत्ती को जलाऊंगी. मैंने इस अगरबत्ती को जलाया. मैंने इस अगरबत्ती को जलाया. अब कुछ देर के बाद ये अगरबत्ती की सुगंध पूरे कमरे में, और मैं मानती हूं कि अगले कमरे में भी पहुंच जाएगा. I have burned this incense stick. The fragrance of this incense stick will travel throughout this room, and I also trust to the next room also. What happens when I took hold of the incense stick without burning it? जब मैंने इसको नहीं जलाया, इसमें भी तब भी खुशबू थी, लेकिन ये सिर्फ मुझे मिल रही थी. लेकिन जब मैंने इसको जलाया तो इसकी खुशबू तुरंत कमरे में चारों ओर फैल गई और बगल वाले कमरे में भी पहुंच गया होगा. और एक बात मैं बताना चाहूंगी, और एक छोटी सी उदाहरण है. हो सकता है कि आपके घर में अभी आपकी मम्मी किचन में फिश फ्राई रखी होंगी, लेकिन क्या आपको फिश फ्राई की खुशबू आ रही है? नहीं ना. इमेजिन कीजिए, इस वक्त आपके पड़ोस में आंटी जी फिश फ्राई गर्मा गर्म कर रही है. आपको खुशबू आ रही है? आपको पता चल रहा है कि पड़ोस में आंटी जी फिश फ्राई कर रही है. आपको उसकी खुशबू तो आ गई, लेकिन वही फिश फ्राई ठंडा वाला आपके किचन में आपकी मम्मी ने रखा हुआ है, लेकिन आपको पता ही नहीं चला. क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपको अभी बताया कि पदार्थ के कण, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर टेंड्स टू मूव कंटिन्यूअसली. पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं. लेकिन इसमें और एक बात है, ये जो तापमान है ना, द टेम्परेचर, इट इंक्रीजेस द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर. तापमान पदार्थ के कणों को गति करने में तेजी लाता है. जब गर्म फिश आंटी के घर पे फ्राई हो रहा था, आपको तुरंत खुशबू आ गया. वही फिश फ्राई आपकी मम्मी ने किचन में रखा, आपको बिल्कुल खुशबू भी नहीं आया. जब मैंने अगरबत्ती बिना जलाए हुए रखा तो सिर्फ मुझे खुशबू आ रही थी और किसी को इस कमरे में खुशबू नहीं आ रही थी. लेकिन जब मैंने इसको जलाया तब इसकी खुशबू पूरी कमरे में महक गई. यानी तापमान जो है पदार्थ के कणों को गति करने में तेजी लाता है.
क्या होता है पता, कभी कभी घर में मैं जब बहुत अच्छा भोजन बनाती हूँ, मेरी बेटी जब अपने कमरे में पढ़ रही होती है, उनको वो गर्मा गर्म भोजन उनके स्टडी रूम तक उनको खुशबू जाती है और वो अपना किताब बंद करके दौड़ के किचन में आती है कि मम्मा क्या बना रही है। यही चीज़ मुझे विश्वास है कि आपने भी किया होगा। इसका कारण ये है कि तापमान जो है पदार्थ के कणों की गति में तेजी लाता है। बच्चों, किसी भी चीज को, आपके पढ़ाई चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको सिर्फ किताबों तक सीमित मत रखिए। आपकी जो पढ़ाई है, आपके जो नोट्स है, आपकी किताबों में जो लिखी हुई बातें हैं, उसको आप अपने डेली लाइफ के जो इंसिडेंट्स है उससे रिलेट कीजिए, जोड़ने की कोशिश कीजिए, तब आपको और अच्छी तरह से ये सारी बातें समझ में आ सकेंगी। नेक्स्ट we'll talk about the last property of matter. The last property of matter is the particles of the matter continuously hold or attract each other. पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित किए हुए, बांधे हुए रखता है। देखिए, देखते हैं हम। ये मेरे पास में एक बलून है, ये भी एक पदार्थ है, आपको पता है। ये बलून का एक आकार है, इसको मैं खींच रही हूं, ये तन रहा है। जब मैं छोड़ती हूं तो ये फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। I stretch this balloon, I stretch this rubber, it got stretched, but as I leave the force, it comes to its original state. यानी इस बलून के अंदर जो कण है, ये बलून जिस कणों से मिलके बना है, ये कण एक दूसरे को खींचे हुए, आकर्षित करते हुए रखा है, बांधे हुए रखा है, जिसके वजह से इसका एक आकार है और ये इसका ये जो शेप है बदलता नहीं है। ये ज्योमेट्री बॉक्स को देखिए, ये ज्योमेट्री बॉक्स जैसे दिखता है ना। इसको मैं इसको अगर जोर जोर से हैमर से, मारतूल से मारूंगी तो ये हो सकता है कि ये बेंड हो जाए, पर इसका आकार चेंज नहीं होगा। ये क्योंकि इसके जो कण है, ये पदार्थ, ये ज्योमेट्री बॉक्स जिस पदार्थ से बना है, इसके अंदर जो कण है वो एक दूसरे को खींचे हुए, बांधे हुए रखा है। यानी हमने देखा कि पदार्थ के कण, सबसे पहला हमने देखा कि पदार्थ जो है कणों से मिलके बना है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दूसरी बात हमने देखा कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। वी हैव सीन दैट द particles of matter continuously move and also the temperature increases the movement of the particles of the matter. तापमान जो है पदार्थ के कणों को गति करने में तेजी लाता है। तीसरा हमने देखा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, कैसे नमक जो है जल में गायब हो गया, वो उसमें घुल गया, वो उसके रिक्त स्थान में प्रवेश कर लिया। लास्ट में हमने देखा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करके रखते हैं, जिसके वजह से उनका एक निश्चित रूप होता है। हम कितना भी उनको ताकत लगा ले, उसमें एनर्जी दे दे, लेकिन वो अपना रूप नहीं बदलता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ के विभिन्न अवस्था, यानी पदार्थ के विभिन्न रूप। अभी लेसन स्टार्ट करने से पहले जब मैंने आपको बताया कि पदार्थ क्या है, पदार्थ वे चीजें हैं जो हमको अपने आसपास दिखती है। सारी चीजें इस यूनिवर्स में, जितने भी चीजें, जितनी भी वस्तुएं, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, सभी को हम पदार्थ कह सकते हैं। आपने एक चीज का ध्यान दिया होगा कि ये सारे पदार्थ केवल 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। सबसे पहला ठोस अवस्था में, दूसरा द्रव अवस्था में, तीसरा गैस अवस्था में। We have already seen that what is matter, and we have also found that whatever the matter present in this universe, it is in the form of 3 states. Number 1, solid state, number 2, liquid state, and number 3 is in gaseous state. यानी हम अपने आसपास जो भी देखते हैं वो 3 अवस्थाओं में होते हैं, 3 रूप में पाया जाता है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो। सबसे पहले विल टॉक अबाउट द सॉलिड स्टेट। हम देखेंगे कि पदार्थ का ठोस रूप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने
ये नोटबुक लिया है। इस नोटबुक को मैं अगर यहाँ पे रखूंगी तो इसका मैं एक आकार बना सकती हूँ। ये नोटबुक का एक आकार हो गया। ये ठोस है, ये ठोस है, इसका एक आकार है और साथ ही साथ इसका एक द्रव्यमान या भार भी है। This is solid. This is the solid state of matter. It has its own shape, it occupies volume and it also has its own occupies space and it also has its own volume or mass. पदार्थ का जो ठोस रूप है इसका अपना एक निश्चित आकार होता है, ये स्थान घेरती है और ये इसका एक निश्चित भार होता है। Which means the solid state of matter has its definite shape. Whatever you see, the solid state has its own definite shape and size. It also has its own volume or mass. It also has its own volume or mass. Next, we can see that if I compress this, इसको मैं संपीड़न कर रही हूँ, इसको मैं दबा रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं दब रहा है। इस बॉटल को मैं दबाऊंगी, if I compress this, it does not compress that much. ये बहुत अधिक संपीड़ित नहीं होता है या ना के बराबर संपीड़न होता है। और तीसरा, हम अगर इसको बहुत अधिक इस पे ताकत लगाएंगे तो ये हो सकता है ये टूट जाए, पर ये ज्योमेट्री बॉक्स के जैसे ही दिखेगा। ये गोल नहीं हो जाएगा या ये एकदम से लंबा सा नहीं हो जाएगा, ये ऐसे ही दिखेगा। अधिक ताकत लगाने पे हम इसको अगर तोड़ देंगे तो ये टूटेगा, पर इसका आकार नहीं बदलेगा। यानी ये दिस इज रिजिड, ये ठोस है, ये एकदम से सख्त है और ठोस है। इसका कारण ये है, इसको समझने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉलिड। ठोस में कण कैसे होते हैं? See, this is the particles of the matter. ये जो गोल गोल आपको दिख रही है ना, ये ठोस के कण हैं। ये ठोस के कण एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसको हम जुड़े हुए रहने के कारण हम जब इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैं जब दबा रही हूँ, संपीड़न करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये संपीड़न नहीं हो पाता है। इट इज वेरी लेस compressibility. We can't compress it. That is just because of the arrangements of the particles of matter. ये चूंकि इसके भीतर जो कण है, हमने ऑलरेडी देखा जब मैंने आपको बिस्किट दिखाया था तोड़ के, जब मैंने आपको चॉक पाउडर करके दिखाया था, तो हमने देखा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है। जब ये कण एक दूसरे से सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो ये कैसे और संपीड़ित होगा? तो इसका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, इसका ये जो कणों का अरेंजमेंट है, यही चीज है जो किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को ठोस बनाता है। The arrangement of the particles in the matter makes the particle whether it is a solid, liquid or gas. So this is the formation of or the distribution of particles in the solid. Next, we'll talk about the second state of matter, that is liquid. अब हम पदार्थ के दूसरे स्थिति या दूसरी अवस्था या दूसरा रूप के बारे में बात करेंगे, वो है द्रव। वो है द्रव। आपके घर पे जल होगा, आपके घर पे जूसेस होंगे, आपके घर पे कोल्ड ड्रिंक्स होंगे, आपके घर पे दूध होगा, कुकिंग ऑयल होंगे, ये सभी पदार्थ का द्रव रूप है। द कुकिंग ऑयल, द वाटर, द कोल्ड ड्रिंक्स, द मिल्क, whatever you are having in your home, that is the liquid form of or liquid state of matter. Now, if we see the liquid state of matter,
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जल ग्लास में है तो इसका आकार ग्लास के जैसे है। इसी जल को अगर मैं एक कटोरे में डालूंगी तो ये जल का आकार कटोरा जैसा हो जाएगा। And if I pour this water in a plate, it will take the form of the shape of plate. अब ये जल मेरे बॉटल में है, देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ तक है, ये जल बॉटल का रूप लिया हुआ है, यानी द्रव है, पदार्थ का जो द्रव अवस्था है इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, परंतु इसका निश्चित द्रव्यमान या भार होता है। इतना ही जल को अगर मैं कटोरे में लूंगी तब भी जल का मात्रा इतना ही होगा, अगर प्लेट में डालूंगी तब भी इतना ही होगा, इसकी मात्रा में कोई अंतर नहीं होगा, परंतु इसका आकार बदल जाएगा। The liquid state of matter does not have the fixed particular shape. It takes the shape of the container in whichever it is being kept, but the mass or the volume remains the same. जल को जब हम संपीड़न करेंगे तो ये थोड़ा बहुत संपीड़ित हो सकता है। अगर इस जल को मैं फ्लोर पे डालूंगी, अगर मैं इसको बहाऊंगी तो क्या होगा? जल पूरे फर्श पे बहने लगेगा। The water will flow on the tiles. Why? Because it will not remain as the shape of this glass, you know, this is not in the shape of this glass. जब मैं फ्लोर पे डालूंगी तो वो बहेगा, स्लोप के अनुसार वो बहेगा और उसका शेप बिगड़ जाएगा, परंतु इस सॉलिड का शेप नहीं बिगड़ा था, लेकिन इसका शेप बिगड़ेगा, इसीलिए इसको तरल या फ्लूइड कहते हैं। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी दूसरी वाली ये फोटो। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। आप देख सकते हैं ये सॉलिड का था, वो लिक्विड का है, अंतर आप देख सकते हैं। देखिए कितना अंतर है, क्या अंतर दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा कि सॉलिड में कण जो है एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एकदम टाइट है, लेकिन लिक्विड में आप देख सकते हैं कणों के बीच में रिक्त स्थान है, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं हैं और ये एक दूसरे से दूर दूर है। इसके कण एक दूसरे को इसके मुकाबले ज्यादा आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जल को थोड़ा बहुत संपीड़न किया जाता है। ठीक है, तो जब हमने स्टार्टिंग में देखा था इस एक्टिविटी में, जब मैंने जल में नमक डाला था, नमक गायब हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा वो नमक कहाँ गया। नमक दरअसल यहाँ जल के जो कणों के बीच में रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में जाकर मिल गया, जिसके वजह से हमें नमक नजर नहीं आ रहा था। This is just because the space between the particles of the matter. So that is why liquid is in the form of liquid, just because of the arrangement of the particles of matter. In the liquid you can see they are loosely packed. There is a space, more space in comparison to the solid state, and the forces between the particles is also lesser than the solid one. जैसा हमने देखा था, इसको हम तोड़ने की कोशिश कर रही है, टूटा नहीं है क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है। देखिए टाइटली पैक्ड है, लेकिन जल के भीतर मैं अपना उंगली डाल सकती हूँ। देखिए जल के भीतर मैंने अपना उंगली डाल दिया, परंतु इसके भीतर मैं अपना उंगली नहीं डाल रही हूँ। ये इसीलिए डाल पा रही हूँ क्योंकि ये लूजली पैक्ड है, इसके कण के भीतर जगह है, इसलिए मेरी उंगली जा रही है। लेकिन इसका जो कण है, ठोस का जो कण है, ये एकदम सटा हुआ है, जिसके वजह से मेरी उंगली इसके अंदर नहीं घुस रही है, दब नहीं रही है। Students, now we'll be talking about the gas state of matter, पदार्थ का गैसीय अवस्था। बच्चों को बलून बहुत पसंद है। देखिए मेरे हाथ में एक बलून है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर में वायु है, इसके अंदर में गैस भरा हुआ है। इस गैस ने, इस वायु ने, इसको बलून के अंदर भरा गया, इसने बलून का आकार ले लिया। जैसा हमने देखा जल को ग्लास में डाला गया तो इसने ग्लास का आकार ले लिया।
When we put water in bottle, it has taken the shape of the bottle. वैसे ही जब वायु को, गैस को किसी चीज में हम लोग डालते हैं तो वो उसी का आकार ले लेता है. Now it has taken the shape of a balloon. बलून भी आपने देखा होगा, बहुत सारी शेप्स में होता है. बच्चों आपने देखा होगा ना, हार्ट शेप में होता है, दिल शेप में ना, हार्ट शेप में होता है. कोई बलून लंबी होती है, कोई बलून, बहुत सारे शेप्स के बलून होते हैं. आजकल बच्चों को रिझाने के लिए ना चिड़िया के शेप में, हर तरह के शेप्स में पाया जाता है. What happens, जब हम बलून में गैस भरते हैं तो वो गैस उसी बलून का आकार ले लेता है. इसका मतलब क्या हुआ, यानी बलून का भी, गैस का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है. अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता है. उसको जिसमें रखा जाता है वह उसी चीज का आकार ले लेता है. जल के जैसे ही है. Okay, we have seen that the gas also does not have its definite shape and size, but it takes the shape of the container in whichever it is being kept. To understand this more, one more thing, इस बलून को मैं, देखो मैं भी इसको ऐसे कंप्रेस कर पा रही हूँ, है ना. लेकिन जब मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रही थी, बिल्कुल कंप्रेस नहीं हो रहा है, संपीड़न बिल्कुल नहीं हो रहा है. लेकिन ये कंप्रेस हो रहा है, और ज्यादा कंप्रेस करूंगी तो नतीजा पता है ना क्या होगा, डूम. तो इसको मैं आसानी से कंप्रेस कर पा रही हूं. इसको समझने के लिए आपको मैं ये वाली फोटो दिखाना चाहूंगी. आप देखिए इसमें क्या होता है. इसके भीतर गैस के कणों में बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, बहुत अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है. द पार्टिकल्स ऑफ द गैस इज वेरी लूजली पैक्ड, इट इज वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, जिसके वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा गैप या स्पेस होता है, और उसी की वजह से हम इसको संपीड़न कर सकते हैं. वी कैन कंप्रेस इट जस्ट बिकॉज it is the particles in the gaseous state is very loosely packed, and also the molecular bond, ये जो आकर्षण बल है कणों के बीच में, ये बहुत कम होता है. तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट में देखिए कण एकदम सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं, इसके बीच का रिक्त स्थान बहुत कम है, और इसके भीतर बहुत ज्यादा आकर्षण बल है, जिसके वजह से कोई पदार्थ ठोस का रूप लेता है और वो ठोस जैसे होता है. उसकी नेचर ठोस जैसे होती है, सख्त होती है, कंप्रेस बिल्कुल नहीं होता है. नेक्स्ट अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे ये द्रव अवस्था है. दिस इज द लिक्विड स्टेट वेयर द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड. इट हैज मोर स्पेस इन कंपैरिजन टू द सॉलिड वन. द बॉन्डिंग between the two particle is very less, that is why it can be compressed more than the solid form. And the final one, the gaseous state, where the particles are very loosely packed. It has much more intra-particular space. The space between these particles is very much, and it is very loosely packed. That is the reason why we can compress it very easily. इसको हम बहुत आसानी से संपीड़न कर सकते हैं. So, बच्चों आपने अभी पदार्थ के 3 अवस्थाओं को देखा है, ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था. The arrangement of the particles in the matter makes the matter in the form of solid, liquid or gas. Students, finally we will see that can the states of matter be changed? हम देखेंगे अभी क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को यानी अपने रूप को क्या बदल सकता है. हमने देखा 3 रूप होते हैं पदार्थ के, एक है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, solid, liquid and gas. So we will see whether the state of matter can be changed. एग्जाम्पल लेते हैं. आपके घर पे आइस होगा, फ्रिज होगा. डीप फ्रीज में देखिए आप एक ग्लास जल रखोगे तो वो जम के बर्फ बन जाएगा. ठीक है, सो दैट इज आइस. आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर. उस आइस को फ्रीजर से निकाल के अगर हम कटोरे में डाल देंगे तो वो आइस पिघल के क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा. यानी उस आइस का जो ठोस रूप था, जो ठोस अवस्था था, पिघल के क्या बन गया, अब द्रव अवस्था में आ गया.
The solid state of matter, the ice, after melting, it has take the form of water, that means liquid. अब इसी जल को अगर हम गरम करेंगे, स्टोव के ऊपर में रख के गरम करेंगे, तो कुछ देर के बाद क्या होगा, वह जल जो है वाष्प का रूप ले लेगा, यानी वो वाष्प बन जाएगा। ठीक है, यानी तापमान को बढ़ाने से बर्फ, आइस जब फ्रीजर के अंदर था तापमान बहुत कम था, द टेम्परेचर वॉज वेरी लो फॉर द आइस व्हेन इट वॉज इन द डीप फ्रीज. When we took out the ice from the deep freeze and kept it outside in a container in the room temperature, it has melted and taken the form of water. ये अब द्रव का रूप ले लिया, यानी लिक्विड का रूप ले लिया, सॉलिड टू लिक्विड. इसी जल को लेकर हमने जब गर्म किया तो वो वाष्प बन गया. The same liquid, the same water has now taken the form of vapor. यानी तापमान को बढ़ाने से पदार्थ अपना रूप बदल सकता है. On increasing the temperature, the matter can change its state from solid to liquid and liquid to vapor. And vice versa also. If we reduce the temperature, if we cool the temperature, भाप को अगर ठंड किया जाए तो वो दोबारा क्या बन जाएगा, वो जल बन जाएगा, है ना. आप देखे होंगे बर्तन में जब जल गर्म करते हैं हम लोग, उसकी ढक्कन होती है, आप ठंड होने के बाद में ढक्कन को उलट के देखिए तो उसमें आप जल के कण पाएंगे. साइंस आपके जीवन में हर दिन होता है, प्रोवाइडेड आपको देखना होता है, आपको कोरिलेट करना होता है. जल ठंडा होके, वाष्प ठंडा होके जल बन गया. उस जल को अगर हम दोबारा डीप फ्रीज में रखेंगे वो पुनः क्या बन जाएगा, आइस का रूप ले लेगा. यानी तापमान को बढ़ाने से और तापमान को घटाने से पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकता है. फाइनली हम लोग देखेंगे, हाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे, बर्फ जब आइस, when the ice melts and turn into water, the point of the ice when it melts and turn into liquid, that point is known as melting point. ठोस पिघलकर बर्फ द्रव बन जाता है, आइस melts and convert into water, that is the melting point. Now when the water is heated up, it comes to a point where it starts boiling, that is known as its boiling point. जल को जब हम गर्म करते हैं एक निश्चित तापमान पे आके 100 डिग्री सेल्सियस पे आके वो जल उबलने लगता है, that is known as boiling point of water. From that boiling point onwards it starts to turn into vapor. Now I just wanted to draw your attention, क्या जल बिना boiling point पे आए, बिना उबले वाष्प बन सकता है? यहाँ पे तो हमने देखा जल बॉइलिंग पॉइंट पे आके उबलने के बाद वाष्प बन जाता है. क्या आप कुछ उदाहरण ऐसे जानते हो अपने जीवन में जो आप डेली देखते हो, करते हो, आपने देखा है, आपको पता है, ऐसे कुछ उदाहरण सोच सकते हो जहां पे जल बिना उबले, बिना बॉइलिंग पॉइंट पे आए भाप बन जाता है? आप सोच रहे होंगे. अभी मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हम लोग कपड़ा धोते हैं, कपड़े धोकर सुखाते हैं, उस कपड़े, गीली कपड़े में जल होता है, लेकिन कुछ घंटों के बाद उस कपड़े में से जल गायब हो जाता है. और एक उदाहरण, आप अपने घर पे एक कटोरे में जल रखिए, या आप उसको बाहर बरामदा पे भी रख सकते हो. एक बाल्टी में जल रखिए, थोड़ा सा आप देखिए उसको, बाल्टी में जल लोगे तो जल का मात्रा थोड़ा ज्यादा है, आप 2-3 दिन तक देखिए उसको, क्या होगा, कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि उस बाल्टी में आपका जल नहीं है, गायब हो गया है. क्या हो गया उस जल को? जल जो है वाष्प बन के चला गया है. क्या वो जल उबला? Does that water reach to the boiling point? No, but it has turned into vapor. So when the water below its boiling point turns into vapor, that process is known as evaporation. Which means जब जल बिना उबले ही वाष्प बनके चला जाता है उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं. और बच्चों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि वाष्पीकरण का, इवापोरेशन का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है.
वाष्पीकरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ बातें होती हैं, कुछ फैक्टर्स होती हैं। सबसे पहले द सरफेस एरिया, द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया हेल्प्स इन द क्विक इवापोरेशन ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल, कपड़े धो के हम सुखाते हैं बाहर, कैसे सुखाते हैं? उसको फैला के सुखाते हैं ना, ऐसे ही नहीं रखते हैं। फैला के सुखाने से वो जल्दी सूख जाता है और भाप बन के चला जाता है, कपड़ा सूख जाता है, जल उसमें से भाप बन के चला जाता है। दूसरी बात, जब ज़्यादा तापमान होगा, जब धूप का मौसम होगा, हमारा कपड़ा जल्दी सूखेगा। तीसरी बात, जब वायु में नमी कम होगा तो हमारा कपड़ा जल्दी सूखेगा। When the humidity is low in the air, our clothes will dry soon. What is humidity? Humidity is the amount of water vapor in the air. And the final one is the action of wind. जब ज़्यादा वायु होगा, when the wind action is more, the clothes will dry faster. तो ये चार बातें हैं जो इवापोरेशन को एनहेंस करता है, इवापोरेशन को बढ़ाता है। सबसे लास्ट में आपको इस पार्ट में बताना चाहूंगी कि कैसे इवापोरेशन माहौल में शीतलता लाती है। हाउ डज इवापोरेशन कूल्स द एटमॉस्फेयर। इवापोरेशन होने के लिए क्या चाहिए, मैंने आपको बताया, यहाँ पे बॉइलिंग स्टेट तक आने की, बॉइलिंग पॉइंट तक आने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन वो जल वाष्पीकरण हो जाता है। नाउ जब हमारे हम जो जल रखते हैं वो आसपास के माहौल से गर्मी को लेकर जब वाष्पीकृत हो जाता है तो वो माहौल में से ऊर्जा या गर्मी निकल जाता है, तो वो माहौल ठंडा हो जाता है। When the water takes the energy, all the heats from the surrounding and it gets evaporated, the surrounding becomes cool. इस चीज़ का हम अपने निजी जीवन में बहुत ज़्यादा देखते हैं। गर्मी के समय में क्या होता है, अधिकतर मेनलैंड में हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। एंड मेनलैंड में घरों में क्या है, रूफ टॉप छत होता है। लोग क्या करते हैं, अपने घरों के छत के ऊपर में जल डाल देते हैं, या कभी कभी अपने घर के फर्श पर जल डाल देते हैं। गर्मी के मौसम में होता क्या है, जब हम लोग फर्श पे या छत पे जल डालते हैं तो वो जल आसपास के वातावरण से ऊष्मा या ऊर्जा या गर्मी को सोख के लेके वाष्पीकृत होके चला जाता है, तो वहाँ का माहौल ठंडा हो जाता है। एंड फाइनली गर्मी के मौसम में हम लोग क्या कपड़ा पहनना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स कॉटन का कपड़ा। क्यों? क्योंकि कॉटन का कपड़ा जो है, गर्मी के समय हमको पसीना बहुत आता है एंड कॉटन सोक्स अप द स्वेट। कॉटन क्या करता है, सूती का कपड़ा हमारे पसीने को सोखता है, वो गीला हो जाता है, और ये जो कपड़े में जो पसीना है वो हमारे शरीर से, ये हमारे आसपास से गर्मी को लेता है और खुद वाष्पीकृत होकर चला जाता है और हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। इसलिए बच्चों, गर्मी का मौसम आ रहा है, आपको गर्मी के समय आपको सूती कपड़े पहनना चाहिए। तो बच्चों, इस पार्ट में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी है, ऐसे बातें जो आपको पता नहीं है, ऐसा नहीं है, ये वही बातें हैं जो आप हर दिन करते हो, आपको पता है, आप जानते हो। बस इतना ही है कि आप किताब की बातों को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। बच्चों, किसी चीज को, किसी भी पढ़ाई को, किसी भी टॉपिक को अगर आपको इजी करना है तो उसको पढ़ाई की तरह मत लीजिए। आप किसी भी टॉपिक को, किताब की बातों को अपने निजी जीवन में, अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कीजिए, तो देखिए ये वही सारी बातें हैं जो आप जानते हो, जो आप सीखे हो, आप करते हो और आप ऑलरेडी देखे हो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।